हेलो डियर स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि साउंड को हमने कहा था एक वेव, कि साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। हम साउंड को वेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि साउंड की भी प्रॉपर्टीज हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं जो कि बाकी मॉलिक्यूल्स को वो वाइब्रेशन ट्रांसफर करते हैं और फिर वो हमारे ईयर तक पहुंचते हैं और हमारे ईयर उसको परसीव करते हैं। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि साउंड हम ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम ह्यूमन साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। और फिर हमने पढ़ा था कि हमारे ईयर्स साउंड को परसीव कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे वो वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको वो वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो ये वीडियो भी आपको बहुत ही मजेदार लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने कहा था कि साउंड एक वेव है, साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। किसी भी सोर्स से जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है और हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और हमारा ईयर उस साउंड को परसीव करता है। हमारा ईयर उस साउंड को परसीव कैसे करता है ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हम साउंड को वेव कह रहे हैं तो ऐसी कौन सी वेव की प्रॉपर्टीज है जिससे हम साउंड को एज अ वेव कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम समझेंगे ऑसिलेटरी मोशन को। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन एक टाइप ऑफ मोशन है जिसके अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है सेम पाथ पे। ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले स्विंग का, तो मैं स्विंग का एग्जांपल दूं तो उसमें क्या हो रहा है, पहले एक स्विंग को हम पुश करते हैं, वो आगे जाती है, फिर वो पीछे आती है, फिर वो आगे जाती है, फिर वो पीछे आती है। उसका पाथ सेम रहता है, उसमें जो मूवमेंट है वो सेम रहती है और एक ही पाथ पे सेम मूवमेंट बार बार हो रही है उस इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और पेंडुलम तो एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी करने के लिए। अब इस टाइप ऑफ मोशन में जो कि है ऑसिलेटरी मोशन, उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, यानी कि एक बार अगर मैंने स्विंग को पुश किया तो वो स्विंग पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, उसके अंदर ये मूवमेंट दो एक्सट्रीम्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको हमने क्या बोला? उस मूवमेंट को हमने बोला ऑसिलेशन। ठीक है। समझते हैं पेंडुलम की हेल्प से। ठीक है। पेंडुलम में क्या हो रहा है, पेंडुलम के अंदर देखते हैं तो ये रेस्ट पे था पहले बॉब। ठीक है। फिर किसी फोर्स के कारण ये मूवमेंट में आ गया तो वो कितने एक्सट्रीम पे गया। ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस आया और फिर वो एक दूसरे एक्सट्रीम पे गया और फिर अपनी पोजीशन पे वो वापस आ गया। इस एक मूवमेंट को, जिसमें वो पेंडुलम अपनी पोजीशन पे दोबारा आ गया, इस एक मूवमेंट को हमने क्या बोला? इस एक मूवमेंट को हमने बोला ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन हम कब बोलते हैं? जब वही मूवमेंट दो एंड पॉइंट्स या दो एक्सट्रीम के बीच में वो मूवमेंट परफॉर्म हो और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाए। ठीक है। दोबारा आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा रेस्ट पर आ जाए, मतलब वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाए और वहां पे आके रुकना नहीं है, वहां पे आके वो आगे भी अपने मोशन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट पर आ जाए। ठीक है। इसलिए आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब हमें ऑसिलेशन समझ में आ गई तो अब हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, उसी चीज को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हायर क्लासेस में भी बहुत ज्यादा काम आएगी, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके बाकी के कॉन्सेप्ट भी इससे और ज्यादा मजबूत हो जाएं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी बार कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी के? हम फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करते हैं? हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज के बीच में। ठीक है। अब 1 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है? 1 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक फ्रीक्वेंसी एक सेकंड के अंदर। ठीक है। 20 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है? हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पे। 20 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 20 ऑसिलेशंस एक सेकंड के अंदर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि 60 ऑसिलेशंस हो रही हैं एक मिनट के अंदर,
60 ऑसिलेशंस हो रही हैं एक मिनट के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अब चाहिए तो अभी कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको। 60 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो 60 ऑसिलेशंस हैं एक मिनट के अंदर, मतलब 60 ऑसिलेशंस हो रही हैं 60 सेकंड्स के अंदर। हम यहां पे टाइम की स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे जो कि है सेकंड, ठीक है। 60 ऑसिलेशन 60 सेकंड्स के अंदर हो रही है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1 हर्ट्ज। ओके, 60 ऑसिलेशंस 60 सेकंड्स के अंदर हो रही है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 हर्ट्ज। ओके, तो आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझ में आ गई। तो मूव करते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड के बारे में कि टाइम पीरियड क्या है। एक ऑसिलेशन परफॉर्म होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, जितना टाइम लग रहा है, उसी को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ साउंड वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। यहां पे हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है वो किसका है? साउंड वेव का। और जनरली भी जब हम वेव की बात करें तो टाइम पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां था, अब वो यहां से गया, फिर वो अपनी उसी पोजीशन पे मीन पोजीशन पे दोबारा आ गया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसी को हमने बोला टाइम पीरियड, ठीक है। कोई भी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जितने एक्सट्रीम पे गया, जितनी पोजीशन पे गया, उस चीज को हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। उस चीज को हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, और जिस पोजीशन से वो स्टार्ट हुआ था उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे इसका रेफरेंस अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, पर हायर क्लासेस में आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे एम्पलीट्यूड की। अब हमने लास्ट स्लाइड में ये देखा था कि वो पेंडुलम कितने एक्सट्रीम पे गया, है ना। यही देखा था ना कि वो पेंडुलम कितने एक्सट्रीम पे गया। जब हमें उसका मैक्सिमम एक्सट्रीम पता चल जाएगा, वही होता है उसका एम्पलीट्यूड। तो देखो, अगर ये पेंडुलम यहां ना जाके और ज्यादा दूर जाता, यहां जाता, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता। तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कवर करता है एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन के बीच में, ठीक है। एक ऑसिलेशन है एक वाइब्रेशन के बीच में कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है और ये फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है, किन चीजों में काम आती है, यही समझेंगे हम आगे। तो स्टूडेंट्स, आप क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे। रिसेंटली आपने आईपीएल या वर्ल्ड कप देखा होगा। बॉयज को तो बहुत इंटरेस्ट होता है क्रिकेट मैच के अंदर। तो अगर आपने रिसेंट मैचेस देखे हैं तो उनमें आपने देखा होगा जब भी कोई प्लेयर आउट होता है या कोई प्लेयर सिक्स मारता है तो एक मीटर टाइप एक विजुअल होता है, वो आपके स्क्रीन के ऊपर आता है और उसका मीटर ऐसे घूम रहा होता है। देखा आपने? तो वो क्या है, ठीक है, वो क्या मेजर कर रहा है? जब भी कोई प्लेयर आउट होता है तो उसके ऑपोजिट टीम वाले जो सपोर्टर्स होते हैं, ऑपोजिट टीम के जो सपोर्टर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। और जब कोई प्लेयर सिक्स मारता है तो उसी के जो सपोर्टर्स होते हैं, उसकी टीम के जो सपोर्टर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। तो वो जो मीटर होता है वो बताता है कि स्टेडियम के अंदर लाउडनेस कितनी है। लाउडनेस क्या है? तो चलिए यही जानते हैं हम इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस। हायर द एम्पलीट्यूड हायर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और उतनी ज्यादा लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है। अब ये जो लाउडनेस है इसको हम
मेजर भी कर सकते हैं। वो जो मीटर आपको शो हो रहा होता है ना कि टीवी स्क्रीन के ऊपर स्टेडियम के अंदर से, वो क्या है, वो क्या मेजर करता है, वो लाउडनेस को ही मेजर करता है। और वो लाउडनेस किस में मेजर करता है, वो लाउडनेस मेजर करता है डेसिबल्स के अंदर, कि कितने डेसिबल्स का शोर है जो कि स्टेडियम में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो लाउडनेस आपको अच्छे से समझ में आ गया। लाउडनेस में किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, जितनी ज्यादा पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा ही लाउडनेस। और लाउडनेस की यूनिट्स क्या है, लाउडनेस की यूनिट्स है डेसिबल्स। हम किस में मेजर करते हैं लाउडनेस को, हम मेजर करते हैं लाउडनेस को डेसिबल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज पिच ऑफ अ साउंड। अब पिच क्या है, पिच वो चीज है जो हमारे कानों ने परसीव किया, हमारे कानों ने किसी भी जो वॉइस है उसके ऊपर रिएक्ट कैसे किया, उसको हम बोलते हैं पिच। अब किसी की आवाज हमारे कानों को बहुत ज्यादा हैवी लगती है और किसी की आवाज हमारे कानों को बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा बारीक लगती है, तो वो क्या है, जब हम वॉइस की हैवीनेस या वॉइस की बारीकनेस की बात करते हैं, बारीकनेस मैं बोलूं या श्रिलनेस की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं पिच की। ठीक है, पिच की। तो हर पर्सन की डिफरेंट साउंड क्वालिटी होती है। ठीक है, अब हम मेल्स जो है वो थोड़ी हैवी वॉइस में बात करते हैं, वहीं फीमेल्स की वॉइस थोड़ी सी बारीक होती है। ठीक है, हमने वॉइस मॉड्यूलेशन अगर आपने देखी हो तो कोई भी सिंगर्स अपनी आवाज को या मिमिक्री आर्टिस्ट अपनी आवाज को चेंज करते हैं, तो वो चेंज किस चीज को कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं अपनी पिच को, वो अपनी वॉइस की पिच को चेंज कर देते हैं। बल्कि सुनाई तो हमें उतनी तेजी से दे रही है वो आवाज, लाउडनेस उसकी उतनी है, बट कोई आवाज हमें भारी सुनाई दे रही है, कोई आवाज हमें बारीक सुनाई दे रही है। उस मोमेंट पे जब हम क्या देखते हैं, उस मोमेंट पे हम देखते हैं साउंड की पिच को। अब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ही बात ले लीजिए, ड्रम है, ड्रम को जब हम बजाते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी साउंड आती है, ढोल बजता है आपके अराउंड, बहुत ज्यादा हैवी साउंड आती है। वहीं जब गिटार बज रहा हो, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वीणा बज रही हो, तो बहुत ज्यादा पतली बारीक आवाज आ रही होती है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी वो चीज किस पे से डिफरेंट हो रही है, वो चीज डिफरेंस हो रही है वहां पे पिच के डिफरेंस से। ठीक है, पिच के डिफरेंस से हो रही है। और ये पिच डिपेंड किस पे करती है, ये पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब एक चीज याद रखना, जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, एम्पलीट्यूड पे। पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा साउंड की पिच। एक बार देखते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये पिच वेरी कैसे कर रही है। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे सोर्स क्या है उस साउंड का और उसकी पिच कैसी है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले ड्रम की, तो ड्रम में अभी हमने डिस्कस किया कि ड्रम की साउंड कितनी हैवी होती है। ठीक है, तो उसकी पिच कैसी हुई, लो। ठीक है, उसकी पिच कैसी हुई, लो। जितनी आवाज हैवी उतनी ज्यादा पिच लो। ठीक है, इसीलिए अब हम एडोलसेंस वाले चैप्टर पढ़ेंगे आगे, उसमें भी यही बताया गया है कि जो फीमेल्स की पिच है वो हाई है, वेयर एज मेल्स की पिच है वो लो है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मेल को फीमेल से डिफर करने का। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो मेल की पिच है वो लो है और फीमेल की पिच हाई है। तो फीमेल की वॉइस कैसी है, थोड़ी सी पतली, थोड़ी सी बारीक, वही मेल की वॉइस कैसी है, हैवी, थोड़ी भारी, है ना। तो जो भारी वॉइस है उसकी जो पिच है वो लो है और जो पतली वॉइस है, बारीक वॉइस है, उसकी जो पिच है वो हाई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बर्ड की। बर्ड में क्या हो रहा है, बर्ड की आपने सुनी होगी, सुबह सुबह सुनती है बर्ड की, बड़ी मेलोडियस वॉइस लगती है वो, और वो ची ची करती होती है, तो कितनी पतली बारीक आवाज है, तो उसकी पिच कैसी है, उसकी पिच है हाई। अब हम बात करेंगे लायन की। लायन रोअर करता है और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से करता है, कोई भी डर जाता है। ठीक है, तो उसकी वॉइस की जो पिच है वो है लो, है ना, बहुत जोर से रोअर करता है वो, तो उसकी पिच की वॉइस है लो। अब मैन और वुमन एक क्लासिक एग्जांपल है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, मैन और वुमन में क्या हो रहा है, मैन की जो वॉइस की पिच है वो है थोड़ी सी लो, वेयर एज वुमन की जो पिच है वो है हाई। ठीक है, वुमन की पिच है हाई और मैन की पिच है लो। तो आपको पिच में कैसे डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसी टाइप की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी पिच कैसी है, उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि पिच हमने पढ़ ली, हमने लाउडनेस हमने पढ़ ली। अब लाउडनेस और पिच में क्या डिफरेंस है, तो चलिए एक बार देखते हैं। अब हम देखेंगे पिच और लाउडनेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पिच जो डिपेंड कर रही थी, पिच डिपेंड कर रही थी हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेयर एज जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है,
पिच जो है वो क्या है, वो ये चीज है कि उस फ्रीक्वेंसी को हमारे ईयर ने कैसे रिएक्ट किया उस फ्रीक्वेंसी की जब वॉइस को सुना। वेयर एज जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है कि वो जो साउंड वेव है वो कितनी एनर्जी से प्रोड्यूस हुई। पिच डिपेंड करता है कि हमारी ईयर ने उस साउंड को कैसे परसीव किया, ठीक है। वेयर एज लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि वो साउंड वेव किस इंटेंसिटी से, किस एनर्जी से प्रोड्यूस हुई। अब पिच क्या करती है, पिच हमें ये बताती है कि वेदर द साउंड इज श्रिलर और फ्लैटर, कि कोई आवाज भारी है कि बारीक है, ठीक है। और वहीं लाउडनेस क्या बताती है कि कोई आवाज कितनी ऊंची और कितनी धीमी है, कि कितनी लाउड है और कितनी फीबल है। फीबल का क्या मतलब है कि वो कितनी धीमी है, ओके। अब हमारे अराउंड जितनी भी साउंड्स हैं हमें सब नहीं सुनाई देती। अगर स्पेस के अंदर कोई एक्सप्लोजन हो जाए, थोड़ी टाइम बाद ही हो जाए, तो वो हमें सुनाई देना चाहिए, पर वो हमें सुनाई नहीं देता। और ऐसी कितनी वॉइसेस हैं जो हमारे अराउंड है पर फिर भी वो हमें सुनाई नहीं देती। अब आंट्स भी अपने आपस में कम्युनिकेट करती हैं, हम उनकी वॉइस को नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस के अंदर एक ऐसी पर्टिकुलर रेंज होती है, हम उसी पर्टिकुलर रेंज की साउंड को सुन सकते हैं। वो कितनी से कितनी फ्रीक्वेंसी की होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, ओके। वो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। हम जो फ्रीक्वेंसी की वॉइस सुन सकते हैं वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है। तो उसके बियॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी है, जो 20,000 से कम, जो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज को हम नहीं सुन सकते, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑडिबल साउंड। और वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम होगी और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनऑडिबल साउंड, ठीक है। जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में उसको हमने बोला ऑडिबल साउंड, और जो 20 हर्ट्ज से कम है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे इनऑडिबल साउंड। आई होप आपको वीडियो में एक एक चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।